नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इस्लामपुर के ब्लॉक कांग्रेस के सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, जो एक तंजीम भी चलाते हैं। लेकिन आज हम समाज सेवा करने के लिए जो तंजीम है उस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 2022 के जो म्युनिसिपल इलेक्शन है वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मगरिबी बंगाल के 2022 होने जा रहा है। अगर चुनाव का इंपॉर्टेंस अहमियत के तहत से देखें तो ये म्युनिसिपल इलेक्शन कोई विधानसभा इलेक्शन से कम नहीं, क्योंकि जहां तक स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के सभी जिले के कम से कम एक पौरसभा में या म्युनिसिपलिटी में ये इलेक्शन होने जा रहा है 27 फरवरी 2022 को। रहा सवाल कि पिछले 2-3 दिन में ही पश्चिम बंगाल के 4 इस सिलसिले में डॉक्टर सादिकुल इस्लाम से सबसे पहले सादिकुल दा, न्यूज टुडे इंडिया में आपको स्वागत है। और जो कहेंगे कि आप एक ब्लॉक प्रेसिडेंट के हैसियत से एक पॉलिटिकल सिनारियो यहाँ के हैं, क्योंकि आप पिछली जो 2021 के विधानसभा था उसमें मैं तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे इंडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज उन लोगों ने निमंत्रण करके मुझे ये मौका दिया, और मैं तमाम दर्शक बंधु को अपने तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम पेश करता हूँ। और मैं आज ये न्यूज़ टुडे इंडिया के हेड ऑफिस में स्टूडियो में आकर के खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो यहाँ इस्लामपुर की जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, जो सोशल जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उस पर अपनी कोई राय रखने के लिए मुझे आज आप लोगों के स्टूडियो में बुलाया है। उसके लिए मैं न्यूज़ टुडे इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए सीधा सीधा सवाल से जाते हैं। सबसे पहली बात है कि 2022 का जो ये म्युनिसिपल इलेक्शन है, 108 म्युनिसिपलिटी में इलेक्शन है, तो अगर आप इंपॉर्टेंस या अहमियत के तहत से सोचे तो ये कोई विधानसभा का इलेक्शन से कम नहीं, क्योंकि सभी जिले के कम से कम एक पौरसभा या म्युनिसिपलिटी में इलेक्शन है। और रहा सवाल कि आप देखेंगे कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन रहा वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ बाद में 12 फरवरी को जो 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन हुआ, तृणमूल कांग्रेस जो कि मौजूदा सरकार है बंगाल के, वहां दबदबा रहा। इस सिलसिले में आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, उत्तर दिनाजपुर, यहाँ के भी 3 पौरसभा कालियागंज, दलखोला और इस्लामपुर म्युनिसिपलिटी में इलेक्शन होने जा रहा है 27 फरवरी को। तो इस्लामपुर के रहनुमा होने के नाते और यहाँ के एक पॉलिटिकल फिगर होने के नाते यहाँ का जो आपका पॉलिटिकल सिनारियो है, क्या नजरिया है आपका इसके बारे में? देखिए, अभी जो टीएमसी और बीजेपी की जो जुगलबंदी चल रही है सेंट्रल और स्टेट की, ये धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। क्योंकि मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब तक सेंट्रल में मोदी सरकार रहेगा उस वक्त तक ये जो है स्टेट में दीदी सरकार रहेगी। क्यों कि अभी जिस तरह का देश हर मसाइल से, प्रॉब्लम से जूझ रहा है, देश की जनता, महंगाई को आप ले लीजिए, किसी भी एजुकेशन, अरे दुनिया का हर चीज़ खुल गया है, शॉपिंग मॉल खुल गए, होटल्स खुल गए हैं, गाड़ी घोड़ा, ट्रेन, जहाज, प्लेन, सब कुछ खुल गया है। लेकिन आज 2 साल होने जा रहा है, अभी तक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खुल रहे हैं। अब जाकर के ऑर्डर हुआ है। तो इस तरह के जो ये लोगों ने जो देश को या प्रदेश को बना के रखा है, ये बिल्कुल चिंताजनक है कि मतलब बिल्कुल कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग मिसगाइड करके। और दोनों पार्टी का जो है एक वो जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, कम्युनल हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये खेल करके लोगों को डाइवर्ट करके ये डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अब रही बात इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी की, तो अभी भाई कोई इलेक्शन हो रहा है क्या? इलेक्शन नहीं, यहाँ तो सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? मैच फिक्सिंग है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते 17 के 17 वार्ड में कैंडिडेट को चॉइस किया, सेलेक्ट किया, और जैसे ही ये बात पता चला उन लोगों को, फट से मेरे जो कैंडिडेट थे अलग अलग वार्ड से, हाँ,
तो हाँ तो हाँ सीपीआईएम को हाँ नहीं सीपीआईएम को नहीं, बल्कि उन लोग का पूरा कॉपरेशन रहा है और हम लोग का डिस्कशन भी हुआ है। लेकिन टीएमसी के लोगों ने मतलब हमारे जो कैंडिडेट थे उनको धमकी दे करके टिकट मत लो, विड्रॉ कर लो। ये कहाँ की राजनीति है? ये क्या लोकतंत्र में होता है? भाई इलेक्शन क्यों होता है? अगर ऐसा ही था तो दीदी को करना चाहिए था कि सारे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में वो अपने चेयरमैन बिठा देती और बोलती कि हो गया, बस वो ऐसा ही करना था। इस तरह का इलेक्शन तो हमने कहीं नहीं देखा। वो 17 में से हमने फिर भी किसी तरह 4 के में कैंडिडेट खड़ा करने में कामयाब हुए। वो कैंडिडेट आज भी जमे हुए हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, मैं आम पब्लिक से भी ये बात कहना चाहता हूं और मेरी बात मैं कहता हूं ना कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। आखिर सबब क्या है? मैं वही कहता हूं जो मेरे दिल से गुजरती है। यानी मेरी बातों से लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे डॉक्टर सादिक ने ऐसा कह दिया। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं, हवा फायरिंग नहीं करता हूं। मैं जनता को यह कहना चाहता हूं, इस्लामपुर वासियों को, कि यहां जो है ये KKM फैक्टर चल रहा है। मतलब के से करीम चौधरी, के से कन्हैयालाल अग्रवाल और M से मानिक दत्तो। तो यही 3 परिवार के लोग अगर सारे पदों को बुक कर लेंगे तो बाकी जो रात दिन जो बच्चे नौजवान और जो लोग उनके पीछे झंडा उठा करके जिंदाबाद जिंदाबाद दीदी 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 करते हैं, उन लोगों का क्या होगा? जो सालों साल वो लोग उनके पीछे घूमते हैं, उनमें से लोगों को किसी को टिकट नहीं मिला और वो लोग जो है इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। अब अब्दुल करीम चौधरी साहब 55 साल से एमएलए हैं, 11 बार के एमएलए हैं। आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। माफ कीजिएगा कि मैं इतने बड़े सीनियर लीडर पर अंगुली उठा रहा हूं। आपके जो भक्त थे या आपके सपोर्टर्स, यहां तो इन लोग की ग्रुप बंदी में भी कोई कम नहीं है, दोस्ती में भी कोई कम नहीं है। तो ये लोगों को दिखाने के लिए है कि इनके यहां ग्रुप बंदी है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम 8 कैंडिडेट को दिए सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, और कोलकाता में 8 में से मेरा 3 हुआ, 3 तो क्या 1 हुआ उनका बेटा का, 1 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी का नहीं हुआ। तो बाकी लोगों को उन्होंने वो 3 बता रहे हैं, जैसे हाँ, कि आप कह सकते हैं इमदाद, वो बता रहे हैं 3, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ उनके बेटा को टिकट मिला है। आपके हिसाब मेरे हिसाब से सिर्फ उनके बेटा को टिकट मिला है। जैसे गोंगेश दा है, उनकी जो वाइफ को टिकट मिला वो काउंट कर रहा है अपने ऊपर। गोंगेश दास तो कन्हैया साहब के साथ उठते बैठते हैं। तो वो कब कौन किसके साथ है वो तो मैं नहीं बताऊंगा और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। उन लोग जो है हाँ चौधरी साहब के, ठीक है, चलिए 2 मान लिया आपका। तो एक एमएलए है, वो सीटिंग एमएलए है, जीते हुए एमएलए हैं। उन्होंने 8 कैंडिडेट दिया, उनमें से 8 कैंडिडेट का नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन अपने समर्थकों को बोला, प्रेस मीट करके मीडिया के माध्यम से लोगों को बोला कि आप लोग जो है इंडिपेंडेंट अगर खड़े होते हो तो उन 8 सीटों में मैं खुद प्रचार करूंगा, मेरा समर्थन रहेगा। प्रचार के बाद नहीं कि मोरल सपोर्ट, मेरा सपोर्ट रहेगा, मेरा समर्थन रहेगा। बोला ठीक है, समर्थन रहेगा। तो वो उनमें से कुछ लोग जो है इंडिपेंडेंट पर्चा दाखिल किए, नॉमिनेशन फाइल किए। उसके बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको जब पूछा गया कि जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे टीएमसी के लोग, उनको कन्हैया साहब ने पार्टी से निकाल दिया या पार्टी ने उनको निकाल दिया। अपना पार्टी का रूल्स होता है, हाँ, उनके रूल्स के हिसाब से निकाल दिया। तो जब अब्दुल करीम चौधरी साहब से ये बात पूछा गया तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपना दामन झाड़ लिया। उन्होंने बोला ठीक किया, अच्छा किया। तो इसका मतलब आपके साथ रहने का मतलब मौत है। पहले आपने कहा कि उठाओ और तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम लोग के समर्थन में मैं हूं। और जब उन लोगों ने पर्चा दाखिल कर दिया उस वक्त आपने अपना हाथ खींच लिया शफकत का और बोला कि जिन लोग को पार्टी से निकाला है अच्छा किया, उनका अच्छा डिसीजन है, उसके डिसीजन का मैं स्वागत करता हूं। तो ये तो गलत है ना। लोग आपके साथ, तो क्या यहाँ यही हो, 3 परिवार के अंदर ही राजनीति होगी और 3 परिवार के इर्द गिर्द ही सारी पोस्ट घूमेगा? करीम चौधरी साहब जो है मिनिस्टर बनेंगे, करीम चौधरी साहब 55 साल से एमएलए बनेंगे, करीम चौधरी साहब काउंसलर बनेंगे, करीम चौधरी साहब का बड़ा बेटा काउंसलर बनेंगे, करीम चौधरी साहब का छोटा बेटा काउंसलर बनेंगे, कन्हैयालाल अग्रवाल साहब जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, वही एमपी बनेंगे, वही एमएलए बनेंगे, वही काउंसलर बनेंगे और वही जो है क्या कहते हैं चेयरमैन भी बनेंगे। उनकी बीवी चेयरमैन, वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ेगी। मानिक दत्ता साहब है, वो काउंसलर बनेंगे, वो चेयरमैन बनेंगे, वही जो उनकी बीवी जो है काउंसलर बनेगी। तो बाकी
लोग जो है वो क्या घास छीनने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, ममता बनर्जी जिंदाबाद करते हैं। तो ये मैं लोगों को कहता हूं, लोगों के अंदर बेदारी लाने के लिए कि भाई तुम जो सुबह से शाम तक बोलते हो जिंदाबाद खेला होवे, तो खेला तो तुम्हारे साथ हो गया। तुम में से किसी को टिकट मिला ही नहीं। तुम संगठन को खींच रहे हो, सींच रहे हो, संगठन को खड़ा कर रहे हो, रात दिन जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो, रात दिन दीदी दीदी करते हो, लेकिन तुमको टिकट मिला नहीं। यहां तो मैच फिक्सिंग की तरह वो तीनों जो है के एम फैक्टर चल गया। के से करीम चौधरी, के से कन्हैयालाल अग्रवाल और के एम से जो है मानिक दत्तो। ये तीन परिवार के इर्द गिर्द राजनीति और सारी पोस्ट घूमेगी। तो बाकी जो नौजवान है या बाकी जो लीडर्स है या जूनियर जो लीडर्स है, उनको कब उभरने का मौका मिलेगा? ठीक है सादिकुल्ला, एक सवाल इस सिलसिले में आपसे पूछेंगे। बहुत घमाघमी का माहौल है। वो सवाल यह है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और अभी आप जिस नजरिए से बात कर रहे हैं, देखा जाए या इंडियन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें देखा जाए तो एक सेकुलरिज्म का बूंद अभी भी अगर बाकी है तो कांग्रेस में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है एक नेशनल लेवल का पार्टी, सेकुलर पार्टी, जहां आप कह सकते हैं कि ये उत्तर दिनाजपुर का मिट्टी, अगर आप देखें, आपके कांग्रेस नेता प्रियंजन दासमुंशी प्रयात हो गए हैं, या कह सकते हैं कि दीपा दासमुंशी जी कहिए, मौजूदा जो अभी आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो भी कहते हैं कि इस्लामपुर के माटी जो है कांग्रेस का माटी है। जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ के जो नेता है अभी टीएमसी में है, इनके ज्यादातर डानपंथी नेता है आपका टीएमसी में शामिल हुए हैं कांग्रेस से ही। रहा सवाल जहां एक नेशनल पार्टी, जहां ये इस्लामपुर या उत्तर दिनाजपुर का मिट्टी कांग्रेस का मिट्टी है, वहां आप एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो भी है वो असफल क्यों रहे कि 17 सीटों में आप 4 सिर्फ उम्मीदवार दिए हैं और कहते हैं कि म्युनिसिपलिटी में हम डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? ये कैसे संभव? नहीं, देखिए, मैं डिसाइडिंग फैक्टर क्यों होगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हम जो सफल नहीं हुए उसका कारण है कि हम रात को लोगों को ठीक किए, कैंडिडेट को, और सुबह देख रहे हैं कि वो फोन करके हमको मना कर रहा है कि सर हम तो नहीं खड़े होंगे, हमको धमकियां मिल रही है। तो राजनीति को इन लोगों ने गंदा कर दिया है। राजनीति मतलब म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, सभी को हमारा संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हर इंसान, एक इंडिविजुअल आदमी भी आके खड़ा हो सकता है और बोल सकता है मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से, मेरा कोई संगठन नहीं है, मेरा कोई पार्टी नहीं है, मैं खड़ा होकर के इलेक्शन लड़ सकता हूं। जब एक इंडिपेंडेंट पार्टी के लोगों को खड़ा होने का हक है, हमारे संविधान ने यह हक दिया है, लेकिन एक नेशनल पार्टी, 130 साल पुरानी पार्टी के लोगों को इस तरह धमकी देके बिठा देना, ये कहां का लोकतंत्र है? मैं ये पूछना चाहता हूं। एक बात आप पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर दिनाजपुर जिले में अभी तृणमूल का जो दबदबा है या फिर कांग्रेस का जो खैष्णु एक कहते हैं कि डिस्टॉर्ट हो गया है, तो लोग या जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहते थे उन लोगों को मतलब चाहत नहीं हुआ कि वो कांग्रेस से करो? कहीं ऐसा भी तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लिस्ट भेजा है और उसके बाद लोगों ने मना करना शुरू किया कि कोई कुछ प्रॉब्लम, कोई परेशानी। पहले तो लोग बता ही नहीं रहे थे। मैंने कहा हुआ क्या? आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया, आप इच्छुक हुए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद आप मना क्यों कर रहे हैं? तो बोले प्रेशर है, वो कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, हम पर दबाव है, हमको मना किया गया है, फला आदमी आकर के डायरेक्ट बोल रहा है कि आप नहीं फाइट कर सकते या नहीं करोगे। तो फिर ऐसा अगर है तो उनको सिलेक्शन कर लेना चाहिए था, जैसे हाजी मुजफ्फर का इन लोगों ने सिलेक्शन करवा दिया और वो जीत गए बिफोर इलेक्शन और बिफोर काउंटिंग, वो जो है काउंसलर बन गए। तो उसी तरह एक सवाल आपसे पूछेंगे सीधा सीधा। एक लाइव टेलीकास्ट हम लोगों ने किया था कांग्रेस का, जहां जबकि म्युनिसिपल इलेक्शन का एक मानिए कि डंका ही बज गया था कि होने वाला है 27 तारीख को इलेक्शन। उस समय आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस्लामपुर में आए, सांगठनिक मीटिंग की आप लोग इस्लामपुर के डॉर्मेटरी में, हमारे पास रिकॉर्ड है। वहां आपके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा था कि म्युनिसिपलिटी इलेक्शन में जो है कांग्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो फिर जब ऐसा एक दावा करके गए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और आपको जब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस के आदमी थे, वो बाद में टीएमसी में ज्वाइन हो गए और टीएमसी में अनकॉन्टेस्टेड वो जीत गए, क्योंकि उनके खिलाफ एक ही लड़ने वाले थे बीजेपी का राहुल साहू। जहां तक मेरा ये है, राहुल साहू विथड्रॉ कर लिए। अब रहा सवाल कि जहां मुजफ्फर हुसैन जो कि कह सकते हैं कि 2 महीना 3 महीना में ही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गए, कैसे इस तरह से कि कांग्रेस से तृणमूल में शामिल हो गए और वहां वो 8 नंबर वार्ड में अनकॉन्टेस्टेड हो गए। तो 1 मंथ, हाँ। तो बात ऐसा है, नहीं वो सिलसिला तो 2-3 महीने से जारी है, 1 महीना पहले ज्वाइन के इलेक्शन का, एक महीना पहले से। तो रहा सवाल कि जहां आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दावा करके गए, तो वहां आप
17 कैंडिडेट की जगह 4 कैंडिडेट दे पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया गया, आपको एक कठपुतली के जैसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूज कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, हम रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हम कामयाब भी हुए थे। 17 वार्ड में 17 कैंडिडेट देने के लिए कामयाब भी हुए थे। लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए, लोगों ने अपने बायोडाटा जमा किया, मैंने लिस्ट बना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भेजा। उसके बाद लोगों का वो आया कि हम नहीं लड़ेंगे, हमको छोड़ दीजिए, हमारी कोई मजबूरी है, इस तरह। तो फिर मैं सिनेरियो पूरा जो है सिचुएशन समझ गया। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है यहाँ फैक्टर होगा, क्योंकि टीएमसी की जो हालत है और बीजेपी की, वो पूरे इलाके के लोगों को पता है कि निर्दलियों से भी ज्यादा टीएमसी की हालत खराब है। पहले तो ये लोग लड़ाई करते हैं, ये लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं है। वो टिकट जो डिजर्व करता है उसको टिकट नहीं देते हैं। जो सालों साल से पार्टी को सींचा है, वार्ड में वार्ड प्रेसिडेंट रहा है, उनको टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट में खड़े हैं। टीएमसी वर्सेस टीएमसी ही लड़ रहा है अभी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो हमारे संपर्क में है। और बोर्ड एक कैंडिडेट जो है, हम बता नहीं सकते मीडिया में कि कौन संपर्क में है, क्या है, नहीं है। बोर्ड हम ही बनाएंगे। मैं फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इस्लामपुर में टीएमसी की हवा निकल चुकी है। बीजेपी तो ना के बराबर है, कोई वो नहीं है। फिर भी आपको एक चीज, आपको इशारातन इंडिकेट कर देता हूं कि बोर्ड कांग्रेस का था और कांग्रेस का ही रहेगा। और कैसे रहेगा, वो जादुई आंकड़ा हम कैसे करेंगे, वो जब सामने आएगा रिजल्ट, उसके बाद आप देखिएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट जीतेंगे टीएमसी के। अच्छा, वो तो सारे लोग ये एक सवाल पूछते हैं, जहां टीएमसी के विक्षुब्ध वो भी जाके निर्दल में खड़े हो गए, बीजेपी के कुछ जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो भी निर्दल में जाके खड़े हो गए। तो यहां सवाल रहा कि लोग एक रेजिमेंटेड पार्टी कह सकते हैं, एक सेकुलर पार्टी, नेशनल लेवल का पार्टी, 123 साल का पुराना पार्टी, वो इसको पसंद कर सकते थे, या इसके सपोर्ट में आप कह सकते हैं कि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट है, आपको सपोर्ट में मैदान में अगर उतरते एक सिंबल मिलता था, उसको मिल सकता था। लेकिन रहा सवाल कि वो निर्दल होने के पसंद के, इसके पीछे क्या राज है सादिक उल? उसके पीछे मैं जहां तक समझता हूं कि ये राज है कि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर हम कांग्रेस के बैनर से लड़ते हैं तो मुझे टॉर्चर किया जाएगा, पॉलिटिकली हरास किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूं तो शायद मैं इन हरासमेंट से और टॉर्चर से बच जाऊंगा। उनकी राय है। जबकि मैं समझता हूं कि अगर वो कांग्रेस से लड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि एक नेशनल पार्टी है और 103 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का विचारधारा है। और ये विचारधारा लोगों को पहले भी समझ में आया था, क्योंकि देश में, प्रदेश में, इवन इस्लामपुर में भी जितनी चीज़ें आप देखेंगे डेवलपमेंट का, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल, हेल्थ डिपार्टमेंट को आप देखिए, हॉस्पिटल्स हो और रास्ता हो, रेलवेज हो, सब कुछ तो कांग्रेस का दिया हुआ भाई। मोदी और दीदी ने किया इन लोग, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दीदी लेपा पोती वाली सरकार चलाते हैं। मतलब वो 500 रुपया, ये बार बार मैं बोलता हूं कि लोगों को समझ में उस वक्त आएगा कि उसका बच्चा जो है मजदूर बन जा रहा है, उनको 500 रुपया मिलेगा, तो 500 रुपया से किसी की जिंदगी गुजरती है क्या? किसी के बच्चे का अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है क्या? किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं क्या? ये जो आपका लकीर भंडार और ये सीढ़ी वो सीढ़ी करके लोगों को बांट करके रखा है, लोगों को अपने चक्रांतों में, जिसको बोलते हैं अपने कटघरे में फंसा के रखी है ये वो पॉलिटिकली, ये 500 रुपया और 200 रुपया और चौथा चप्पल, इस तरह की स्कीम दे के दीदी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये नहीं दे करके आप रोजगार दो, तब जाकर के जो है इस देश का या प्रदेश के बच्चों का या लोगों का, जनता का भला हो सकता है। आप रोजगार दो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करो, आप जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को इंप्रूव करो, ये रास्ता, आप नए रास्ता, एक्सप्रेस वे बनवाओ। ये सारा चीज डेवलपमेंट का होता है। लेकिन जब से वो सरकार बनाई है, यहाँ के 80% लोगों को वो वही सब में उलझा के रखी है। साइकिल, क्या श्री, वो श्री, 500 रुपया, लकीर भंडार, ये कब तक देती रहेंगी 500 रुपया? तो ये भीख मांगने की जो आदत डाल रही है दीदी, मैं ये कह रहा हूं कि आप भीख मांगने की आदत नहीं डाल के इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, इनको रोजगार दो। ये एक सवाल पूछेंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट का बात करें, जैसे कि हम लोगों ने कवरेज में भी देखा और हमारे चैनल में भी ये हुआ है कि मुख्यमंत्री कई दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही सिलीगुड़ी आए थे उत्तर कन्नड़ा में, और वो कुछ जगह में विजिट भी किए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री साहब बताएं कि तीसरी बार क्षमता में, पावर में आने के बाद मेरा पहला टारगेट है
या इंडस्ट्रियलाइजेशन और यहाँ का जो आदमी है उसको सेल्फ डिपेंडेंट करना। क्योंकि जानिए जहां एक इंडस्ट्री बनता है तो उसका अलाइड कुछ अनुसारी शिल्प जिसको कहा जाता है, हाँ। अनुसारी इंडस्ट्री, मानिए कि कहीं एक इंडस्ट्री है तो वहां उसके आजू बाजू में 2-4 दुकानें लगेगी, कुछ लोग वहां एंगेज होंगे। हाँ, हाँ, तो इंडस्ट्री होगा तो इस डेवलपमेंट सिलसिले होगा, में जहां रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री का ऐसा एक इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार तीसरी बार मेरा जो डेवलपमेंट का बात है वो डेवलपमेंट का जितना करना है मैं कर चुका हूं, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट करवाना। और खास करके आप देखें तो ये कोरोना का जो 24 महीना का एक कह सकते हैं कि तार जाल, एक मकड़ा का जाल के जैसे जिस आदमी को जकड़ा है, तो मैं उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना जरूरी है। इस बात से मैं एकदम यकीनन आपके साथ सहमत हूं। लेकिन बात रहा कि मुख्यमंत्री खुद उत्तर बंगाल में आके कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्या समझते हैं इस सिलसिले में? देखिए, ये एक चीज पब्लिक के सामने आके भाषण दे देना, वादे कर देना अलग चीज है, और उस चीज को प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना, ये डिफरेंट थिंग है। कांग्रेस का जो विचारधारा है यार, कांग्रेस पार्टी के जो डेवलपमेंट का जो विजन है, जो एम्बिशन है, जो टारगेट है, और कांग्रेस पार्टी के जो टारगेट ग्रुप है, वो बिल्कुल क्लियर रहता है कि 5 साल हमारी सरकार बनी है, 5 साल में हम इतने रास्ते बनाएंगे। वो उनका पूरा प्रोजेक्ट, वो पूरा प्लान बनता है, ठीक है। यूं ही नहीं, पूरे देश और दूसरे देश से जो है ये कनेक्टिविटी जो है, रोड, रास्ता, ट्रेन, रोडवेज, एयरवेज, ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, IITs, IIM, ये सारे जो ऐसे यूं ही नहीं खुल गया है। ये जो मोदी जो आकर के लोगों को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करके लोगों को 8 साल से उलझा के रखा है, और ये एक लॉलीपॉप दिया है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, पूरी जिंदगी जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा रहेगा, पूरी जिंदगी अगर इसी तरह बेचता रहा रेलवेज को और प्रॉपर्टीज को, तो भी जो कांग्रेस ने डेवलप किया था वो प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह दीदी का क्या है, दीदी ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे स्टेट को। जो 34 साल के वाम कांग्रेस को उखाड़ने के बाद उन्होंने जो राज किया यहाँ, तो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आज भी वो सपने कोई पूरा नहीं हुआ, वो सब हवा में है, सब जो है भाषणों में है। क्योंकि एक माइनॉरिटीज का एक एग्जांपल देता हूं आपको। माइनॉरिटीज के लिए बोला था कि हम 10,000 मदरसों को एफिलिएशन देंगे। एक भी मदरसे को एफिलिएशन नहीं दिया, बल्कि जो मदरसा बोर्ड पहले से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में वर्किंग था, फंक्शनल था, जिस तरह चल रहा था, उसको भी ठप करके उन्होंने अपने अंडर मदरसा बोर्ड को ले लिया। मदरसा बोर्ड में आपका क्या रोल है? मदरसा बोर्ड में उस कम्युनिटी के अगर इस तरह कोई प्रोफेसर या कोई स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर को बिठा करके आप अगर इतना भला अपने आप को माइनॉरिटीज के मसीहा कहती हैं, तो आप वहां किसी इस्लामी स्कॉलर को बिठा करके मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम ला करके मदरसे के जो 4% बच्चे मुस्लिम के मदरसों में जाकर के रिलीजियस एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे कुरान, हदीस, फिका, ये सब हासिल करते हैं, वहां आप साइंस के कुछ सब्जेक्ट करके, वहां आप कंप्यूटर के जो वक्त की जरूरत है वो करके आप मदरसों को भी मॉडर्नाइज करके आप इस्टेब्लिश कर सकते थे। 10,000 मदरसा कर देंगे, लेकिन अभी तक उनका 10 साल पूरा होने के बाद ये तीसरा ट्यूनर चल रहा है, अभी तक कोई मदरसे को उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग बोलने के लिए होते हैं कि हम माइनॉरिटीज के मसीहा हैं। तो मैंने कहा जो लोग बोलते हैं कि माइनॉरिटी के मसीहा हैं, आप देख रहे हो 70 नंबर वार्ड में 4 नंबर वार्ड जो है, वार्ड नंबर में 70% माइनॉरिटी वोटर्स है। और वो पार्टी जो अपने आप को माइनॉरिटी का मसीहा कहते हैं, वहां गुरुदास को टिकट क्यों दे दिया भाई? 70% मुसलमानों में कोई भी डिजर्व नहीं करता था टिकट का, आपने गुरुदास को वहां टिकट दे दिया, और आप बोल रहे हैं हम माइनॉरिटीज के मसीहा हैं। तो मैं तो 4 नंबर के वार्ड के लोगों को उस दिन बोल के आया कि भाई, जिस तरह 70% लोग आपके पॉपुलेशन होने के बाद जो पार्टी आपको या जो पार्टी के लीडर आपको लायक नहीं समझा एक प्रतिनिधि होने का, एक काउंसलर बनने का, तो आप भी वोट देने के वक्त उसको लायक नहीं समझना, उसको रिजेक्ट करना। अच्छा, ठीक है। ये पॉलिटिकल अटैक हो जाएगा सीधा सीधा। वो तो जो पार्टी जिस पार्टी से उसको उम्मीदवार किया है वही बेहतर जानते होंगे। रहा सवाल आप जो माइनॉरिटी के बारे में कह रहे हैं, इस दायरे में आए तो इस्लामपुर का जो पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, अगर शहरी पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 45 या 46 से लेकर के इसका रेशियो रहता है 46, और इधर रहता है आपका मानिए 54, इस तरह का रहता है। तो रहा सवाल यहां आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का मसीहा ममता बनर्जी मान रहे हैं, और यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है करीम चौधरी, उसका अगर 2021 का आंकड़ा देखें वोट का, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग कह सकते हैं कि पिछले उनका जो 55 साल का जो एमएलएशिप का हिस्ट्री है अगर देखें, तो इस बार आपका कह सकते हैं कि मैक्सिमम वोटों में, डबल वोटों में जीता है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो करीम चौधरी साहब
रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल किए हैं। तो ये इस बार का जो इलेक्शन था, ये न करीम चौधरी को देख के वोट दिया लोगों ने, मैं बिल्कुल तमाम इलाके के लोगों को बोलना चाहता हूं, ना ममता बनर्जी को देख। बोलता ना ममता बनर्जी का डेवलपमेंट, ममता बनर्जी का डेवलपमेंट है क्या? वो तो सिर्फ बाबाजू का ठुल्लू पकड़ाती है, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये इस बार जो वोट दिया, ये क्या की, वो बिफोर इलेक्शन, ठीक है, जो लोगों से पता चला है, उन्होंने या तो वो खुद चोट लगी थी या उन्होंने एक पॉलिटिकल रचना रच करके उसको अपना पैर के वो व्हील चेयर में बैठी। तो मैं वो चीज भी हमारे प्रदेश के लोगों पर क्लियर कर दूं कि जब ड्यूरिंग द इलेक्शन, ड्यूरिंग द कैंपेनिंग, आप पूरे इलेक्शन में कैंपेनिंग में आप व्हील चेयर में प्रचार किया, आप जहां भी गए, लेकिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हुआ आप दौड़ के अपने पैरों से चल के गए। तो ये क्या लोगों को समझ में नहीं आता? क्या समझते हैं ये तो सिंपैथी नहीं, सिंपैथी वोट खाली नहीं, बल्कि माइनॉरिटीज को यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्वे जो है माइनॉरिटी जो है 27.5 है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्वे। लेकिन एक्चुअल में ये लोग सर्वे जो है वो अलग है, और एक्चुअल जो डेटा है वो 38 से 40% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में। तो ये 38 से 40% जो वोट को इन लोगों ने डरा दिया। समझे क्या डरा दिया? कि अगर बीजेपी आ जाती है तो आपको जो एनआरसी करके आपको जो है बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, वो दंगा फसाद होगा, अशांति होगा। इस तरह के माइनॉरिटी वोटों को इन लोगों ने लुभाने में कामयाब हो गए। तो ये एंटी बीजेपी वोट जो है ममता बनर्जी की झोली में चला गया, और 10-12% जो नॉन मुस्लिम वोटर्स थे, जो उस पार्टी में झंडा उठा करके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लीडर है, उस पार्टी से कमा के खाते हैं करप्शन करके, वो 10-12% वोट उधर से मिल गया, उनका 49% हो गया उनका। आपने सुना होगा कि आजादी के बाद कभी कांग्रेस जैसी पार्टी या जो सेंट्रल में 50 साल राज किया, और कम्युनिस्ट पार्टी जो आपके 34 साल जो है वेस्ट बंगाल में राज किया, दोनों पार्टी जीरो हो जाएगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी, सिंगल सीट नहीं मिलेगी। इन लोगों ने हिपोक्रेसी, इन लोगों ने इस तरह हुआ क्रिएट किया था, र्यूमर फैलाया था कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, यहां दंगा फसाद होगा। इस तरह के लोगों को लुभाने में, ब्रेन वॉश करने में ममता बनर्जी या उनके लीडर्स या उनकी पार्टी जो है कामयाब हो गई। इसलिए जो है इस जगह में हम आपको रोक एक तरफा हो गया। एक बात बताएंगे, आप कह रहे हैं कि एनआरसी, सीए सब के बारे एक अफवाह फैला दिया गया, और आप कह सकते हैं कि ये बात भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उन लोगों ने कहा कि बेलाकोवा में एक अशांति का परिवेश हो गया, इसलिए सिंपैथी वोट आ गया, माइनॉरिटी जो है वो डर गए, शर्मा गए। ये हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम अगर उत्तर दिनाजपुर के ये मौजूदा हालात में आप कह सकते हैं, उत्तर दिनाजपुर नहीं बल्कि अभी तक हम लोग जो जहां स्टडी किया कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर और भी आसानसोल, कुछ कुछ जगह आसानसोल का वोट हो गया है, लेकिन बाद आगे ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जहां माइनॉरिटी मेजर है, माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मेजर है, वोटर्स है, वहां में बीजेपी जिसके बारे में आप कह रहे हैं, उनका जो लिस्ट अगर आप एनालिसिस करें तो एक भी आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट या उम्मीदवार नहीं मिलेगा। इसके बारे में क्या कहें? किसको? बीजेपी का माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं मिलेगा? नहीं है। देखिए बीजेपी, मैं तो बीजेपी नहीं करता हूं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक सभापति हूं। बीजेपी के भड़का दिया गया के आदमी, लेकिन ऐसा हुआ कि अगर आप तो आप यही सीधा कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है, जो भी एक नेशनल लेवल के पार्टी है, और कह सकते हैं पिछले जो एक डिकेड 10 साल का एक राजनीतिक शिविर में बीजेपी का, आज भी बोले हमारे जो यहाँ के सांसद थे कि नाउ बीजेपी इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। तो ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, गणतंत्र में कहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, एथिक्स होता है, तो वहां माइनॉरिटी के कोई मतलब आदमी उनके तरफ झुकना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं, ये बीजेपी का एक नाकामयाबी है कि माइनॉरिटी को समझा नहीं पाए कि बीजेपी भी दूसरे कांग्रेस जैसा, सीपीएम जैसा, इसके जैसा एक पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए बीजेपी तो ये जग जाहिर है कि बीजेपी के जो प्रधान सेवक जिन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था 2014 से पहले, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनना चाहता हूं, लोगों का सेवा करना चाहता हूं, चौकीदार, इस तरह के जो मतलब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये बोलने से हंसी भी आती है। वो इंसान सिर्फ क्या करते हैं, वो प्रचार मंत्री है, वो हर राज्य में जाकर के उस राज्य की कुछ खूबियां को जान लेते हैं, पहले से वहां का कल्चर को जान लेते हैं, वहां का लिबास जान लेते हैं, उसके बाद वहां जाकर के उस
साँचे में ढल के अपने आप को वहां का लिबास पहन लिया। मतलब वो एक तरह का मतलब एक्टर बोल सकते हैं। अच्छा, कमाल का एक्टर है नरेंद्र मोदी जी, देखिए, कमाल politics गजब में- का एक्टर है। मतलब उसको जादूगर कहा जाए तो कम है। वो जा करके वहां के लोगों को लुभाने के लिए वहां का लिबास पहन लिया उन्होंने, वहां के कपड़े पहन लिए और वहां के कल्चर के बारे में बोल के मैं तो यहीं पला बड़ा था, मुझे चाय, आसाम की चाय बहुत अच्छी लगती है। यूपी में गए तो मतलब बरेली में वो अलीगढ़ के ताला वाला जो था वो मेरे वालिद साहब से, मेरे फादर से बहुत दोस्ती थी। वो कहीं ना कहीं से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं इमोशनली, जोड़ने के बाद फिर वहां के लोगों को ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, कब आपको तक रुकने की चलेगा? एक बात है कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स कहिए और उसके साथ अगर प्यार मोहब्बत की बात कहिए तो इंग्लिश में एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो बिल्कुल। ये भी पॉलिटिक्स भी एक वार है, तो वहां अपने आप को सजाना। वहां से हम चले आएंगे सीधा इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी में एक बार फिर, बिल्कुल। जहां बीजेपी का इस बार का जो टैगलाइन है, जो नारा है, हम शासक नहीं बल्कि सेवक बनना चाहते हैं। और आज देवश्री चौधरी रायगंज के जो सांसद हैं और बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वासुदेव सरकार, उन्होंने भी कहा कि ऐसा ऐसा बात है, हम जो चाहते हैं यहाँ करप्शन को रोकेंगे, जिस करप्शन के बारे में आप बार बार जिक्र करते हैं, और साथ ही साथ हम कभी शासक के रूप में नहीं रहे। ऐसे कि देवश्री चौधरी हमारे के जो सांसद है वो भी ये जिक्र किए कि हम जब मंत्री थे, केंद्रीय प्रतिमंत्री थे, तो अपने आप को कभी शासक के रूप में उस दर्व से हम लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। तो बीजेपी का ये जो टैगलाइन कितना सक्सेसफुल रहेगा इस्लामपुर म्युनिसिपैलिटी में? जो उनके पार्टी के सुप्रीमो है, वो पहले ये होता था, आप पॉइंट टू बी नोटेड एंड मस्ट बी नोटेड, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि जो उनके करता धरता है, पार्टी के सर्वसर्वा हैं, वो नरेंद्र मोदी भी यही कह के आए थे कि हम प्रधान सेवक बन करके काम करेंगे, लोगों का जनता के सेवा है, हम नौकर बन के सर्विस देंगे लोगों को। लेकिन वो ऐसे प्रधान सेवक बने कि जब चाहा मनमानी करते रहे देश की जनता के साथ, देश के कल्चर के साथ, देश के भाईचारे के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। अगर वो लोगों के सेवा करते तो क्या ये 700 750 किसान जो मर गए तो वो कौन सा प्रधान सेवक था? आप सेवा करते, शासक नहीं बनना चाहते, हाँ, सेवक बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे सेवा कर रहे थे। जब से आप आए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ लोगों के खून से होली खेल रहे हैं। चाहे आप जो है उन्नाव का घटना ले लीजिए, हाथरस का घटना ले लीजिए, उसके बाद दिल्ली में जो कम्युनल राइट हुआ उसको ले लीजिए, वहां कितने लोग मर गए, आपके नोटबंदी में कितने लोग मर गए, उसके बाद आपका क्या कहते हैं किसान 750 जो है रोड पे दम तोड़ दिया। ये जब से आप आए हैं तो आप तो सिर्फ लोगों के खून ही चूस रहे हैं, लोगों को कुछ दे नहीं रहा। महंगाई तो इतनी कमर तोड़ महंगाई है कि 100 के पार डीजल पेट्रोल चला गया। कभी इतिहास में सुना नहीं गया था कि डीजल जो है 100 के पार चला जाएगा, पेट्रोल 100 के पार चला जाएगा। खाने के सरसों का तेल जो है मस्टर्ड ऑयल है वो 200 के पार चला गया है। 300 रुपया केजी जो है धनिया बिक रहा है। तो ये लोगों को तो ये बोले ना कि किसी ने कहा है कि मतलब जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो, शायद किसी थिंकर ने या किसी बड़े लीडर ने कहा था, आई डोंट नो किसने कहा था, लेकिन मैं उसको कोट कर रहा हूं। मोदी वही कर रहे हैं कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहना ही अपना विकास समझे। वही चीज अभी देश में हो रहा है। तो ये सेवक अगर होते तो मनमाना जब चाहे किसी से, अपने मिनिस्टर से वो मशवरा नहीं करते। भाई रात को उठ के बोलते हैं आज रात्रि 12 बजे से जो है 500,000 के नोट कैंसिल हो जाएगा। ये प्रधान सेवक है? ये डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है। ये तानाशाही कब तक चलाएंगे? आप आके बोलते हैं कि जीएसटी लागू हो जाएगा, आपने लगवा दिया, आपने किसान विरोधी बिल ला दिया, आप एनआरसी और वो सीए लेके आ गए। देश में जब चाहे आप नंगा नाच नचा रहे, कोई भी कानून आपके दिल में आता है, रात में ख्वाब में सपने में, वो कानून आप लागू कर दें। आप 130 करोड़ जनता का ख्याल कीजिए। और ये सब करने के बाद जब वोट लेना होता है तो उस वक्त वो कहते हैं मस्जिद, मंदिर, रमजान और दिवाली, होली, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, जिन्ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप एक प्रधानमंत्री है, सेकुलर कंट्री के प्रधानमंत्री है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ जो है ये कंपोजिट कल्चर का देश है। ये यहाँ का सभ्यता में जो है मिल मिलाप है। यहाँ सैकड़ों हजारों साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अगड़े सब मिलके रहते हैं। आप हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाके देखिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में इतने मिलके रहते हैं कि एक दूसरे की शादी ब्याह में जाते हैं, एक दूसरे
दूसरे के दुख दर्द में जाके खड़े होते हैं, लेकिन आपने कहाँ पहुंचा दिया वो क्या कहते हैं कि भाईचारे को खत्म करके आप हमारे देश के नौजवानों के हाथों में पत्थर और क्या कहते हैं लाठियां तो पकड़ा रहे हैं। तो ये जो कहा गया है ना कि अगर बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओगे तो इतिहास लिखेगा वो बच्चा आगे चल के, और बच्चों के हाथ में अगर तुम हथियार पकड़ाओगे तो वो जाके संतरास करेगा। ठीक ठीक। ये तो नेशनल इशू रह गया। 2024 दूर नहीं जहां ये इशू लेके कांग्रेस को आगे बढ़ना है, ऐसा हम सोचेंगे। आखिर में आपको पूछेंगे कि हर बार देखा गया है यहाँ के, अगर हम हमारे करीबी जो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल इलेक्शन है वहां भी देखे तो कुछ कुछ जगहों में, सब जगह में नहीं कहेंगे, कांग्रेस और सीपीएम का एक अलायंस था जो कि 2021 का विधानसभा निर्वाचन का एक मेन एजेंडा था कि सेकुलर पार्टी से एक जगह रह के तृणमूल और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन रहा सवाल इस्लामपुर, डलखोला या फिर कलियागंज म्युनिसिपलिटी कहिए, तो यहाँ कांग्रेस के साथ इस बार सीपीएम का या वामफ्रंट का अलायंस नहीं हुआ। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, ये तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स या दिल्ली के जो लीडर्स हैं, हमारे सेंट्रल लेवल के या डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, ये बता पाएंगे कि मतलब क्या हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आपको कि हम जो डिस्कशन में पता चला है उससे ये है कि जहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है वहाँ जो है, अगर सीपीएम का कैंडिडेट है तो हम उसको फॉर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जैसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है, किसी वजह से हम नहीं वहाँ नॉमिनेशन फाइल करा पाए हैं, तो वहाँ जो है इस तरह हम सपोर्ट करेंगे। हम लोग का सपोर्ट रहेगा, हम प्रचार में भी जाएंगे और वो करेंगे। और एक बात बता दूं कि इस्लामपुर की जनता को कब समझ में आएगा, पूरे इस्लामपुर शहर को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। इस्लामपुर एक ऐतिहासिक सिटी है, ये इस्लामपुर सुपर इस्लामपुर बन सकता है, लेकिन इस इस्लामपुर के बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे परेशानियां ऐसी है जो आज तक इन लोगों ने हल नहीं किया। अगर हम किसी भी तरह से यहाँ बोर्ड बनाने में कामयाब होते हैं तो हम जो है पहले ये छोटे बड़े जितने मसाइल है ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस्लामपुर ये चारों तरफ से, बल्कि बिहार का भी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का आधा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका शॉपिंग सेंटर, उनके जो घर के जो खर्चे हैं या बिजनेस हब है वो इस्लामपुर है। हमारा जो चोपड़ा, आप सोनापुर, चोपड़ा, दासपरा, आप इस्लामपुर, डिमठी, पटागोड़ा, इधर आपका ग्वालपकोर, इधर आपका पांजीपरा से, ये पूरा एरिया का जो बड़ा शहर है वो इस्लामपुर है। लेकिन इस्लामपुर में जो हमारे लोग बाहर से आते हैं गांव देहात से, ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लामपुर में पब्लिक टॉयलेट की जरूरत है। पब्लिक टॉयलेट जो बाहर से हमारी माँ बहनें आती हैं, वो जिनके रिश्तेदार यहाँ नहीं है, अगर उनको टॉयलेट बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ के जो शासक है, यहाँ के जो चेयरमैन है, यहाँ के जो काउंसलर है, इन लोगों को तो ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इमरजेंसी में, किसी को लूज मोशन हो गया या किसी को जरूरत पड़ गई, वो हमारी माँ बहनें कहाँ जाके टॉयलेट बाथरूम करेंगे? तो ये लोग जो यहाँ इतना दिन से हुकूमत कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि जो फ्लाइंग कस्टमर्स या फ्लाइंग लोग ज्यादा आते हैं, अब जैसे 3 पुल वाला एकदम पॉश एरिया है पूरा, जो है 5 पंचायत के लोग वहां से आते हैं। आपका जो इस्माइल चौक है वहां भी 3-4 पंचायत के लोग आते हैं। आपका ओल्ड बस स्टैंड है, ये सारी जगहों को 4-5 जगह बनाने में, जंक्शन है, ये सब जगह जंक्शन, हाँ 4-5 जगह पब्लिक टॉयलेट बना देने में कितना फंड लगेगा? ऐसे करप्शन करने के लिए तो लोग करोड़ों का कर लेते हैं, लेकिन वही पब्लिक जो इनको लेकर कुर्सी में बिठाते हैं, उन पब्लिकों की परेशानियों को थोड़ा भी ये लोग ख्याल में या जहन में नहीं रखते हैं। एक ये इशू है। दूसरा इशू है कि इस्लामपुर में आप हाई स्कूल के पास देखेंगे, वो जो स्ट्रैक यार्ड है, हाँ पीडब्ल्यूडी का, वहां 2-2.5 बीघा जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिसमें ड्राम और ये जो रोलर रखा जाता है। वहां उस जमीन को ये लोग बिग बाजार टाइप का या कोई शॉपिंग मॉल या मार्केट बना करके टाउन को डेवलप किया जा सकता है, टाउन की खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है, या इंडोर स्टेडियम बनाया जा सकता है। इतना खूबसूरत टाउन है, कनेक्टिविटी यहाँ से हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, आपका यहाँ से हर चीज, मतलब इंडिया में इस्लामपुर एक ऐसा शहर है जहां से आपको कोलकाता जाना चाहते हैं 5 मिनट के अंदर खड़े हो जाए, वोल्वो बस मिल जाएगा आपको। आप राजधानी पकड़ना चाहते हैं, आप अब जाकर के किशनगंज से आप राजधानी ले सकते हैं, शताब्दी ले सकते हैं, 1 घंटे के अंदर बागडोगरा में आपको प्लेन मिल जाएगा। इतना खूबसूरत कनेक्टिविटी होने के बावजूद इस टाउन को इतना बैकवर्ड कर दिया इन लोगों ने कि बताने के लायक नहीं। अगर हम आते हैं तो हम ऐसे जो
अवैध कब्जा करके जमीनें रखा है लोगों ने, जहां कचरा फेंकते हैं और पड़ी हुई जमीन है पीडब्ल्यूडी की, उसमें हम या तो मार्केट बना के यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जुड़ेंगे या फिर इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ एक मैरिज हॉल नहीं है इतना बड़ा शहर में, अगर है वही जो डोरमेटरी ना क्या बोलते हैं उसको, तो वहां आदमी जा करके निकल के अगर आएगा शादी में तो 6 महीने तक खाना नहीं खाएगा। वो गंदगी और वो है। ये क्या किया आप लोगों ने, शहर का नक्शा ही बर्बाद करके रख दिया है। अगर हम आते हैं तो इन सारे इश्यूज को, और एक इशू है कि इन लोगों ने क्या किया, मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों ने रोड को लीज में दे दिया ठेकेदारों को, जिसमें आप देखेंगे जिधर से भी आप जा रहे हैं ट्रैफिक है और बालू ईटा और क्या कहते हैं पत्थर रखा हुआ है। ये क्या है, पब्लिक रोड को इस तरह लीज में देना कहां का इंसाफ है। यहाँ आपको याद दिला देंगे कि कुछ दिन पहले ही इस्लामपुर में जब यहाँ प्रशासक बैठाया गया तो म्युनिसिपल की तरफ से भी मतलब एक ये किया गया था, आपका मतलब माइकिंग प्रचार किया गया था कि अवैध जगह जो है या फिर उसको दखल करके जो रखे हैं वो खाली करना है। नेशनल हाईवे 31 जो अभी की बाईपास का एक हिस्सा बचा हुआ है शहर के अंदर में, तो इसके ऊपर में जो दुकान लगाते हैं तो दुकान के बाहर सामान नहीं रख सकते, वो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। और आप जो इशू उठाएं कि पत्थर बाली सब जगह, किसी भी एक जगह मिला कोई घर बना भाई, मुझे जहां तक सुनने में आई है, आई एम नॉट श्योर, बट ये लीज पे दिए हैं ठेकेदारों को, वहां से ये लोग पैसे लेते हैं और ले करके रोड को ब्लॉक करके रखते हैं। अचानक कोई पेशेंट मर जाने वाला होता है, उसको हॉस्पिटल या नर्सिंग होम लेके जाएंगे और लंबा जाम लग जाता है। तो ये शहर को इन लोगों ने इस तरह बर्बाद करके रख दिया है। अगर हम आएंगे तो हम क्या कहते हैं, इस्लामपुर को बिल्कुल एक आइडियल, एक मॉडल इस्लामपुर, एक सुपर इस्लामपुर के रूप में हम लोगों को देंगे। और इस्लामपुर के ड्रेनेज का ये हाल है, आपको पता है, आप लोग जाके देखेंगे कि मेला मार्ट में जो कन्हैया साहब चेयरमैन रहे 25 साल से, उनके वार्ड से भी आप गुजरेंगे तो बरसात में इतना पानी लग जाता है, ड्रेन जाम हो जाता है, पानी का निकास नहीं है, कहीं पानी जाने का व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है। मेला मार्ट करीम चौधरी साहब एमएलए हैं, उनके रास्ते सही नहीं है, मेला मार्ट में इतना पानी लगता है, लोग वहां तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये क्या है, आप लोगों ने शहर को बना के रखा है। शहर को एक अच्छी दिशा में, अच्छी डेवलपमेंट की दिशा में, डेवलपमेंट के डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। आप कर क्या रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हमारा बोर्ड बनता है, चाहे इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से बने, अगर बोर्ड बनता है तो हम एक आइडियल, एक मिसाली इस्लामपुर, ताकि कोई आदमी बाहर से भी आए तो इस्लामपुर की मिसाल दे कि हम एक ऐसे शहर में गए थे जो आइडियल शहर है, जो खूबसूरत शहर है, जो यूनिक शहर है, जहां के आबो हवा अच्छे है, जहां के रोड रास्ता नाले सब साफ सुथरा है, वहां का इन्वायरमेंट अच्छा है। बाहर का एक आदमी आकर के ये इंप्रेशन लेके जाए, मैं ऐसा शहर इस्लामपुर को देखना चाहता हूं। एक सवाल और भी आपको पूछेंगे, इस्लामपुर का बहुत बड़ा इशू है कि बाईपास जो 10.5 किलोमीटर तकरीबन बन गया है, अच्छा है, एक सुपर वे है, लेकिन जो हिस्सा आप कह सकते हैं कि श्री कृष्णपुर से लेकर के अलीगंज जो नेशनल हाईवे का हिस्सा बचा हुआ है, ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि सेंट्रल में आप कांग्रेस ओपोनेंट में हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी है या उसका एक हिस्सा है। तो बात है जो नेशनल हाईवे का जो हिस्सा शहर के अंदर से गया, इसका भी गया गुजरा अभी कंडीशन है, बहुत बदतर कंडीशन है। कभी भी किसी भी वक्त, हालांकि बाईपास होने के बाद कुछ लंबे सफर के गाड़ी जो है, बस हो, ट्रक हो, वो बाहर से चले जाता है और यहाँ टोटोस वगैरह छोटा गाड़ी शहर से चलता है, 2-4 गाड़ी है जो लोकल चलने वाला है वो बस चलता है। लेकिन रोड का कंडीशन ऐसा खराब है कि किसी भी वजह से अगर बाईपास को काट किया जाए या उसको बंद करना पड़े तो सभी गाड़ी जो है आपको मेन सड़क से चलना पड़ेगा शहर के अंदर से। इसका भी बदतर हाल है। तो अभी तक देखा गया कि इसको कोई भी इशू नहीं बनाए, एक शब्द भी नहीं है। अब अगर आप कहेंगे तो तृणमूल भी नहीं किए, सीपीएम भी नहीं किए, आपका कांग्रेस भी नहीं किए, और बीजेपी वाले जो अभी सरकार में है, बीजेपी का गवर्नमेंट है सरकार में, वो भी इसके बारे में, शहर का अगर आप खूबसूरती के बारे में कहते हैं, जो शहर के अंदर से जो रास्ता है, जो कनेक्टिविटी है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसके बारे में इशू ही नहीं आया इस बार म्युनिसिपल इलेक्शन में, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सवाल है, ये आपने बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल किया है और ये मैं बहुत सारे लोगों से और लीडरों से डिस्कशन भी कर चुका हूं। और मैं जो चाहता हूं वो ये है कि जो ये लोग जिम्मेदार लोग हैं तो उन दुकानदारों से बात करना चाहिए, यहाँ की जो बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों से बात करके ये प्रॉब्लम को उन लोग को सॉल्व करना चाहिए
क्योंकि आए दिन देखा गया कि बहुत सारे गांव देहात के लोग आते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव देहात से जो शहर में आते हैं, तो उनको उतना रूल रेगुलेशन, लाल बत्ती वगैरह ये सारा चीज़ का गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं चलता है। तो आपने देखा, मैं जब से होश संभाला हूँ, हजारों की तादाद में गांव देहात के लोग, औरतें, बच्चे यहाँ जो है एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और वो उसका जिम्मेदार जो है यहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ जो है राज किया है, वो लोग जिम्मेदार है। वो लोग वोट बैंक के लिए जो है इसमें कभी कुछ बोले नहीं, अपने मुंह को हमेशा बंद रखा कि सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति करके। और मैं अगर आता हूं भविष्य में, अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो आप कहे पिछले दिन यहाँ जो राज किए, अगर आप देखें तो 5 साल का एक्सपेंशन छोड़ करके इस्लामपुर म्युनिसिपल इलाके में कांग्रेस का ही राज था, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का राज, देखिए पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन एक अलग चीज है, ठीक है, और लीडर्स जो है अलग चीज है। देखो, पार्टी का विचारधारा अलग है। बहुत सारे लीडरों के पार्टी के विचारधारा के अगेंस्ट जाके भी हर पार्टी के लोग कभी स्टेटमेंट दे देते हैं, या कुछ काम ऐसा घटनाएं कर देते हैं, या कोई एक्टिविटीज ऐसा कर देते हैं। तो लीडर की जो बात है वो अलग है, संगठन की बात अलग है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, जहां जहां काम किया, वो पूरी दुनिया, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मैंने बार बार बोला है, आज भी फिर 2 बार इस चैनल में भी बोला हूं, स्टार्टिंग में, अभी भी बोल रहा हूं, ये IITs है, ये IIMs है, आपके पॉलिटेक्निक्स हैं, आपके जो हॉस्पिटल्स है, जगह जगह आप देख रहे हैं, कॉलेजेस देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं। हाँ, आपका क्या कहते हैं कि परमाणु हथियार का जो आपका ये हुआ रिसर्च सेंटर बना, वो सारा तो कांग्रेस का ही देन है। कुछ जो बोलते हैं मोदी जी के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं तो कहता हूं कि वो सारे कांग्रेस ने जो काम किया था, उस काम को छुपाते छुपाते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन कांग्रेस के काम नहीं छुपेगा, क्योंकि कांग्रेस का काम खुद बुलाता है। क्योंकि ये बात मैं बार बार बता चुका हूं कि देश जब आजाद हुआ था, एक सुई धागा तक देश में नहीं बनता था। आज सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो रही है। एरोप्लेन की, फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में हो रहा है। ये ट्रेनों का जो जाल बिछा दिया है, ये रोडवेज का जो सारा जाल बिछाया है, ये किसने किया है? ये कांग्रेस ने। ये एयरवेज जो आप देख रहे हैं, ये किसने है? ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, और जो डेवलपमेंट देश में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, या जो हम लोग का फॉरेन पॉलिसी जो था, वो सब अच्छा था पहले। लेकिन अब मोदी सरकार आने के बाद चाइना के साथ भी वही है। चाइना हर दिन जो है हमारे बॉर्डर में घुसे जा रहा है। किया बांग्लादेश हमारा बहुत दिनों से हमारा एक दोस्त कंट्री हुआ करता था, लेकिन आज वो भी चाइना के इशारे पे नाच रही है। तो ये इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिसीज है, उसमें भी इस तरह फेलियर हुए हैं मोदी सरकार जो है। तो आप इन देश के लोगों को सही नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते। हमारी जमीनें जो है चाइना ले रही है, पाकिस्तान उधर से घुसे जा रहा है और दबाए जा रहा है, और देश की महंगाई इस तरह है। तो आप किस फील्ड फिर जनता को मूर्ख बनाना है? मैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे पूरे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश को बचाना है और इस देश को तरक्की के ऊंचाई तक ले जाना। हर देश की नागरिक की कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। सभी का सपोर्ट और कोऑपरेशन और हेल्प से ये देश खड़ा हुआ था, फिर से खड़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और अब कांग्रेस की तरफ लोग आ रहे हैं। नेशनल लेवल का एक 2024 का लड़ाई जंग में आपको हम देखेंगे। चले जाएंगे लोकल इशू में, जहां से आप शुरू किए थे वहीं से खत्म करेंगे, वक्त की पाबंदी है। लास्ट सवाल आपसे जो पूछेंगे, इस्लामपुर पौरसभा इलेक्शन या म्युनिसिपल इलेक्शन, आप जहां से शुरू किए थे कि 17 कैंडिडेट आप रेडी किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप भेजे, लेकिन आप 4 ही दे पाए, क्योंकि आपके बाकी जो 13 कैंडिडेट है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जो भी हो, उसका नाम हम आपसे पूछना भी नहीं चाहेंगे, उनके दबाव के लिए, जहां जिसका दबदबा है वो किए होंगे, वो आपको विड्रॉ करवाने में या माफ कीजिएगा नॉमिनेशन करवाने में, मतलब ये नहीं किए, हाँ, आप सक्षम नहीं हुए। तो रहा सवाल लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप नॉमिनेशन करने से पहले ही, उससे कबल ही ऐसा किया कि आपका नॉमिनेशन करने दिया, कांग्रेस का जो उम्मीदवार बनने वाले थे उन लोगों को बोला कि आप नॉमिनेशन मत करो, आपको फोन आया कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे, यानी आप वहां नाकामयाब रह गए। तो ये जो 2022 का 27 फरवरी जो इलेक्शन है, इस बारे में आप देखे होंगे, हमारे न्यूज चैनल में भी एक प्रेस मीट करके भी
अब्दुल करीम चौधरी साहब लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू उठाए हैं, तो इस सिलसिले में आपका एक कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से क्या कहना, एकदम संक्षिप्त में लॉ बताइएगा। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात बोलेंगे, सबसे बदतर अगर लॉ एंड ऑर्डर है अभी जो है इस टीएमसी के राज में है। दिन दिहाड़े लोग का मर्डर हो जा रहा इस्लामपुर के है। इलेक्शन के बारे में इस्लामपुर में देखिए, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, तो ये कुछ भी कर सकते हैं कि वो कुछ दिन पहले आपका दिन दहाड़े जो है गोली मार के हत्या कर दिया एक क्या नामी शख्स का, इकरामुल नामी शख्स का दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिया। कोई पुरसान हाल नहीं है, कुछ नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर है इस तरह के? और लोगों को इस तरह थ्रेट देना, इस तरह धमकाना, इस तरह का मतलब रैगिंग करके वोटिंग कराना, ये लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा होता तो इस तरह तो नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तभी तो इस तरह हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर को सही करना जरूरी है, तभी जो है नागरिक जो है सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो आदमी घर से निकलने में डरेगा। अब इस्लामपुर से आदमी ढिमठी या वो भुजंगा जा रहा है और रास्ते में उसका हत्या हो जाएगा, तो इसका ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार है यहाँ की, उनको जवाब देनी होना चाहिए। तो इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर होगा जो जीती जागती मिसाल है। दिन दहाड़े कोई भी किसी को मार देगा, इस्लामपुर आदमी आएगा और शाम तक घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उसकी गारंटी नहीं है। तो लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, डर का माहौल है। ये डर का माहौल कौन निकालेगा? सरकार को निकालना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा से अच्छा करना पड़ेगा। पब्लिक किसी पार्टी को अगर मैंडेट देती है तो उसका मतलब क्या? पब्लिक क्या मांगती है? पब्लिक मांगती है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल हो, हमारे हेल्थ केयर के लिए हेल्थ सेंटर हो, हॉस्पिटल्स की सेवा जो बेहतर हो, एम्बुलेंस की सेवा हो, और क्या कहते हैं कि हमारे जो सुरक्षा की गारंटी सरकार ले, यही तो चाहती है ना। लेकिन ये सारी चीजों में तो हम फेलियर है। एजुकेशन आज जाकर के 2 साल के बाद आपने पहले सब कुछ आपका मार्केट खोल गया, शॉपिंग मॉल खोल गया, होटल्स खुल गए, आपके बस ट्रक ट्रेन गाड़ी वगैरह सब खुल गया। लेकिन सब के बाद अगर अभी 2 साल के बाद आपने खोला तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 2 साल में उन बच्चों का कैरियर क्या हुआ? अब ये 2 साल में जो बच्चे पास करेंगे 10+2, ना वो डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना लॉयर बन सकते हैं, ना आईएएस बन सकते हैं, ना आईपीएस बन सकते हैं। आपने तो बच्चों की इस जिंदगी से, भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। ठीक है, जब प्रोटोकॉल को मानकर, कोविड का प्रोटोकॉल को मान करके आपने हजारों लाखों की संख्या में आप गैदरिंग करके पॉलिटिकल भाषणें कर रहे हो, पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे हो, तो उस तरह आप जो है कोविड के जो नियम कानून है उसको लागू करके आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी तो खोल सकते थे, ऑनलाइन पढ़ाई का हिसाब किताब बना सकते थे। वो नहीं किया। 2 साल में बच्चे का भविष्य अंधकार में चला गया। अब जाकर के अब 2 साल बाद खोल रहे हैं। तो इस तरह चीजें जो है, मेरा कहना है कि पब्लिक किसी पार्टी को मैंडेट देती है एक उम्मीद पर कि हमारा सुरक्षा होगा, हमारा हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स होंगे। फिर मैं दोहरा रहा हूं आपको, ताकि जनता को भी पता चले, और हमारे सुरक्षा के साथ साथ हमें रोजगार मिलेगा, हाँ, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। यही चीज तो चाहती है जनता। और इसमें कहीं भी आपको मुझे बता दें ये सरकार कोई काम कर रही है? कुछ नहीं। ये खाली मीटिंगें करो और क्या कहते हैं कि ग्रुप बंदी करो, और आपस में जो है बोर्ड किस तरह दखल होगा, म्यूनसिपैलिटी कैसे दखल होगा, पंचायत कैसे दखल होगा, चेयर कैसे मिलेगा, पावर कैसे मिलेगा, और विरोधी जीरो कैसे, शून्य कैसे हो जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं ये कहूंगा, विरोधी को शून्य करना और विरोधी को मिटाना, या विरोधी के पीछे पड़ करके विरोधी को जीरो में ले जाने की कोशिश करना, ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। और करप्शन की बात तो कहिए मत इस सरकार में, कि कुछ भी अगर काम करो तो उसमें आपको घूस देना पड़ेगा, आपको नौकरी चाहिए। तो मैं इन बच्चों को, नौजवान बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, बच्चों को बोलना चाहता हूं सरकार से पहले, कि आप 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया दे करके एक प्राइमरी स्कूल के टीचर क्यों बनना चाहते हो? 15 लाख रुपया अदा करने में तुमको 5 साल 7 साल लग जाएगा। एक सरकारी नौकरी के लालच में, 20-25 हजार रुपया के लालच में 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके, रिश्वत दे करके आप जो है सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हो। तो ये चीज में कहीं ना कहीं सरकार के साथ हमारे नौजवान भी जिम्मेदार है। अगर ये खुद पढ़ लिख करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो मैं कहता हूं किसी सरकार को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, किसी लीडर को पैसे देने की जरूरत नहीं। आप अपना काबिल बनो तो दुनिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको लाखों की सैलरी देके, बाहर देश के जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो सारे जो है आपको बुलाएंगे। ये मैं बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो 20-25 लाख रुपया दे करके आप नौकरी लेते हो,
ये नौकरी मत लो, अपने बाप की जमीनें बिचवा करके, माँ के बीवी के गहने बिचवा करके आप जो ये करप्शन में आप शामिल हो रहे हो, तो आपके बच्चे भी इसी तरह जो है करेंगे। तो इस तरह जो है समाज जो है एक करप्शन की तरफ बढ़ेगा, और हमें करप्शन मुक्त करना है, करप्शन को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक सदीकुल साहब, एकदम समय समाप्त हो गया हम लोगों का। 2 मिनट समय है जिस समय में आपसे पूछेंगे कि इस बार का म्युनिसिपल इलेक्शन एक रिस्पॉन्सिबल आदमी इसीलिए कहेंगे क्योंकि आप एक कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इसके हैसियत से ये लॉयर ऑर्डर का प्रॉब्लम, लोग अपना मतदान मैंडेट ठीक से दे पाए, इसके लिए सरकार को या फिर जो मतलब आप कैसे प्रशासन के जो कर्ताएं होते हैं उनके लिए और वोटर्स को क्या वार्ता देंगे? एकदम देखिए, शॉर्ट मैं में। वोटर्स को तो यही मैं वार्ता देना चाहता हूं कि आप जो है ये सारी चीज़ें जो है बहकाव में नहीं आकर के, कांग्रेस ये एक अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, तो कांग्रेस को ये लोग भारी मतों से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताए, मैं जनता को ये कहना चाहता हूं। और इन लोग को जवाब दे जिन लोगों ने इनको लीडर बनने का मौका नहीं दिया, इस्लामपुर के नौजवानों को जो रात दिन जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, झंडा पकड़ते हैं टीएमसी का, उनको टिकट नहीं मिला, वो लोग भी जो है कांग्रेस को सपोर्ट करे। ठीक है, तो बीजेपी हो तृणमूल, ये तो तृणमूल और बीजेपी का तो वो हमने पहले ही बोल दिया था, ये बीजेमूल है, ये दोनों इधर के लीडर उधर जाते हैं, उधर के लीडर इधर आते हैं, इन दोनों का वो एक ही वो है, एक ही थाली के बैगन है ये लोग, इन लोग का तो एक ही चीज है, एक का नाम लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हिसाब किताब वही है। नहीं तो अगर शारदा नारदा में फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं इन लोग को बंद करते, उनके साथ सेटिंग है, तो दीदी भाई मोदी भाई जो बोलते हैं ये सेटिंग चल रहा है, ये तो मैच फिक्सिंग ऊपर से ही आ रहा है भाई, के लिए इस्लामपुर में नहीं, इस्लामपुर में भी वही मैच फिक्सिंग है। तो ये कहना चाहूँगा, और मैं यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि जिस तरह लोकतंत्र में इलेक्शन होना चाहिए उस तरह शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, तो ताकि दूसरी जगह हमारा इस्लामपुर की छवि खराब ना हो, वो आप उसका ध्यान रखें। और क्या कहते हैं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को एक उस इलेक्शन के दिन, बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन, ड्यूरिंग द काउंटिंग डे, वो इस तरह पुलिस प्रशासन का इस तरह ध्यान रहे, ताकि यहाँ किसी तरह का कोई हादसा, कोई मारपीट या कोई झगड़ा या कुछ आपस में उलझना या कोई राइट ना हो। ये मैं प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें, ताकि हमारे इस्लामपुर को जो एक मिसाल दी जाती है वो आगे भी इस्लामपुर को मिसाल की नज़र से ही देखा जाए, ऐसा इस्लामपुर चाहते हैं, सुपर इस्लामपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सीधा सीधा कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट डॉक्टर सादिकुल इस्लाम से, जो कि सीधा सीधा हमारे साथ रूबरू हुए थे। आपको बता दें कि पॉलिटिकली जब कोई चर्चा होता है तो उसमें सब कोई अपना अपना जो एक बात होता है, कह सकते हैं कि अपना अपना जो मिजाज होता है या अपना जो एक सोच विचार होता है, उसका ही एक छवि हम दिखाने का कोशिश करते हैं। इसमें कोई ऑल्टरेशन या फिर एडिशन, इसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि डॉक्टर सादिकुल इस्लाम एक ब्लॉक प्रेसिडेंट के हैसियत से कांग्रेस के तरफ से हमारे स्टूडियो में थे, अपना विचारधारा, अपना बात और अपना जो राजनीतिक चर्चा, अपना जो कह सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन रखे। इसमें हमारा चैनल वही बात आपको सीधा सीधा पहुंचाए, इसलिए इसका लाइव किए हम लोग। और इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और राजनीतिक चर्चाएं जो धीरे धीरे आपको आप सभी के पास लाना है, उसका जिम्मेदारी हम पूरे न्यूज़ टुडे इंडिया टीम से आपको जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और साथ ही साथ हम एक बार आपको और भी आगाह करेंगे, सूचित करेंगे कि आप जनता जो है वो जनार्दन है, क्योंकि आप तमाम जिंदगी हैं। जब कोई एक सरकार बनाते हैं या एक नेता चुनते हैं तो उनका जो लिमिट या टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, और 5 साल के बाद फिर अगर वो दोबारा री इलेक्टेड होता है तो वो उसका क्रेडिट होता है, उसका क्रेडिबिलिटी होता है काम के ऊपर में। इसीलिए अगर 5 साल में आप सारी सुविधाएं एक पौर परिसेवक के पौरवासी के और हैसियत से लेना चाहते हैं तो अवश्य अपना मैंडेट सोच के समझ करके और साथ ही साथ ईमानदारी के साथ दीजिए, ताकि आपका कीमती वोट कोई खरीद के आपको अगले 5 साल के लिए गुलाम ना बना दे। यही हमारा मुहिम है। इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। अपने सह प्रतिनिधि राज शाहानी, दीप्त और प्रसन्न जी के साथ मैं जब्बार अली, न्यूज़ टुडे इंडिया के स्टूडियो से।